Hello, good morning of 8th special students. Today we are going to learn next part of our book Social and Political Life. टॉपिक है फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की विशेषताएं। तो यहाँ पर सबसे जो पहली विशेषता है वो है, आप साफ साफ देख भी सकते हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म अर्थात संघवाद। तो इसका ये अर्थ है कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात इस स्थिति में यानी फेडरलिज्म में यहाँ पर सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं। किसी भी देश में अगर फेडरलिज्म है तो वहाँ पर सरकार एक से अधिक रूपों में पाई जाती है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल। भारत में हम राज्य सरकार के रूप में भी देखते हैं सरकार को, एंड द सेंटर और सेंटर के रूप में भी। पंचायती राज इज़ द थर्ड ईयर, और पंचायती राज जो है वो तीसरा स्तर है, लेवल है ऑफ गवर्नमेंट का। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन दी योर क्लास 6th बुक, और आपने इसके बारे में 6th क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7th बुक। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने छठी में भी 7वीं में भी इस टॉपिक के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। छठी में आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, बहस कैसे होती है। तो उसके बाद अब आगे इसमें बताया गया है द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन्ट। हमारे देश में काफ़ी संख्या में सामुदायिक लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड, कि एक ऐसे सरकार के तंत्र की ज़रूरत थी, अर्थात एक ऐसे सरकारी तंत्र के को विकसित करने की आवश्यकता थी। डिवाइज्ड का मतलब यहाँ पर है विकसित, डिवाइज्ड का मतलब विकसित से लिया गया है। दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग ऑन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। अर्थात यहाँ पर एक ऐसा सरकारी तंत्र विकसित किया जाए जहाँ पर केवल दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोग ही जो संविधान या देश की जो नीतियाँ बनाने में न लगे रहें, और सभी लोगों को इसमें महत्व मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम मेकिंग डिसीजंस था, मुख्य फैसले लेने में केवल वे ही, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में वे ही भागीदार न हों। इंस्टेड इसके स्थान पर इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का दूसरा स्तर बनाया जाए, और इन द स्टेट्स राज्य के रूप में, सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि जहाँ भी उस राज्य का क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष नियम कायदे कानून बना सके। वाइल ईच स्टेट इज इन इंडिया, भारत में प्रत्येक स्टेट इंजॉयज ऑटोनॉमी, अर्थात स्वतंत्रता का मजा लेता है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशू, कुछ विभिन्न मुद्दों पर अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होकर करता है। बट इश्यूज सब्जेक्ट्स ऑन नेशनल कंसर्न, राष्ट्रीय जो महत्व के जो विषय हैं, दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन पर सरकार जो राज्य सरकार है उन सभी को केंद्रीय सरकार द्वारा माने गए रूल मान्य करने पड़ेंगे, अर्थात उनको मानना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन contain list that detail the issue that each tier of the government can make law, सरकार ने प्रत्येक कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इन एडिशन, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन also specify where each tier of government can get the
मनी फ्रॉम फॉर द वर्क, और यही बताएगा कि सरकार के प्रत्येक जो लेवल है वो कहाँ से पैसे प्राप्त करेगा जो कार्य अपने क्षेत्र में उन्हें करवाने हैं। अंडर फेडरलिज्म, संघवाद के अंतर्गत, द स्टेट्स आर नॉट मर्ली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वे जो राज्य हैं वो केवल संघीय सरकार के एजेंट ही नहीं होते, बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, परंतु इसके लिए इसके अलावा वे संविधान द्वारा निर्धारित कुछ अपने अधिकार भी संविधान से ही लेते हैं। ऑल पर्सन इन इंडिया, भारत में सभी लोग आर गवर्न बाई लॉ, नियमों द्वारा, जो कि नियमों और नीतियों द्वारा जो कि प्रत्येक लेवल की सरकार द्वारा बनाए गए जाते हैं उनके द्वारा कार्य करते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं और इनको सभी देश के निवासियों को मानना पड़ता है। ये थी भारत की फर्स्ट फीचर संघवाद। नेक्स्ट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात संसदीय शासन पद्धति। द डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग जो स्तर हैं सरकार के, दैट यू जस्ट, जो कि अभी आपने पढ़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शामिल किया गया है कि हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पर है प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि हमारे स्टेट के रूप में हैं एमएलए, और ये जिसको हम विधायक बोलते हैं, और पूरे कंट्री के बिहाफ पे हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य। यूर क्लास 7th बुक बिगेन, आपकी जो 7th क्लास की बुक थी वो कांता नाम की लेडीज़ के नाम से शुरू हुई थी, जो कि वोटिंग लाइन में खड़ी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। व्हेन दे मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वे संविधान बना रहे थे, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने महसूस किया दैट द फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रिपेयर द मासेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब यहाँ पर सोच, एंड ब्रेक द कल्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। तो उन्हें ये विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल, इसका अर्थ यह है कि भारत के लोग का सीधा डायरेक्ट महत्व होता है इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को चुनने में उनका सीधा प्रत्यक्ष महत्व होता है, रोल होता है। आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, भारत का प्रत्येक नागरिक, इरिस्पेक्टिव, चाहे वो वह उसका या उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैन आल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन, चुनाव में भाग ले सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द वाई रिप्रेजेंट्स ए क्रूसिकल टू डेमोक्रेटिक फंक्शन इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। आप इस बुक के अगले भाग में ये पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कार्य पद्धति में ये रिप्रेजेंटेटिव्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। क्रूसिकल का मतलब इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर महत्व है, और इस बारे में आप यूनिट 2 में लोकतांत्रिक सरकारी कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अब है थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है, सेपरेशन का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, संविधान के अनुसार हमारे यहाँ पर सरकार के 3 अंग हैं। उनमें से एक अंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। द लेजिस्लेटर रिफर्स, विधायिका से हमारा अभिप्राय यह है कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं एमपी और एमएलए से। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका, ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं।
इम्प्लीमेंट लागू करना, और किसको, लॉ कानूनों को, और रनिंग द गवर्नमेंट सरकार चलाते हैं। द जुडिशरी न्यायपालिका ऑफ विच यू विल रीड मोर देन इन यूनिट 3, इसके बारे में आप 3rd यूनिट में पढ़ेंगे इस विषय बुक में। रेफरेंस एक ऐसे सिस्टम की तरफ ही संकेत करता है ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स का मतलब यहाँ पर अदालतों से है, और इन दिस कंट्री का अदालतों पर नियंत्रण करता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ बाई एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के किसी भी भाग या अंग या शाखा के द्वारा अपनी पावर का गलत यूज करने से भी इनको रोकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ये एक दूसरे से इनकी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग होंगी। थ्रू दिस, इसके द्वारा, ईच ऑर्गन्स एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द ऑल थ्री, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है, अंकुश रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का जो संतुलन है वो बना रहता है। अब ये जो दिखाया गया है, तीसरी विशेषता थी भी ये फीचर इसकी। अब ये जो वर्ड आया था यहाँ पर स्टेट, स्टेट का मतलब आप राज्य से मत लेना, जो कि वर्ड दिखाया गया है ये लिख भी रखा है, दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार से नहीं है। रादर व्हेन वी यूज स्टेट, जब हम स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं, वी आर ट्राइंग, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ये इसका अर्थ लिया जाता है सरकार से। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ, सरकार एक ऐसा तंत्र होता है जो कि प्रशासन के लिए जिम्मेवार होता है और नियम बनाने के लिए, लागू करने के लिए जवाबदेह होता है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस, सरकार चुनाव के दौरान बदल भी सकती है, नहीं बदल सकती, बदल यानी सरकार बदल जाती है चुनावों में और कभी कभी नहीं बदलती। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये इसकी डेफिनेशन आएगी भी अब। द स्टेट, दूसरी तरफ जो स्टेट है वो एक राजनीतिक संस्था है, दैट रिप्रेजेंट्स ए सॉवरिन पीपल, जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों को का प्रतिनिधित्व करती है। दैट रिप्रेजेंट्स सॉवरिन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, डेफिनेट टेरिटरी का मतलब यहाँ पर है निश्चित भूभाग में रहने वाली। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट भारतीय राज्य, नेपाल स्टेट नेपाल राज्य। द इंडियन स्टेट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय राज्य लोकतांत्रिक, सरकार का लोकतांत्रिक रूप है। द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, ये सरकार के अंग हैं। द स्टेट रिफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, सरकार राज्य का मतलब सरकार से कहीं अधिक है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट, और राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक है और इसका सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट एक और है, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए हैं। फियर्ड, इनको इस बात का डर था, दैट द एग्जीक्यूटिव माइट बिकेम टू स्ट्रॉन्ग, कि कार्यपालिका जो इतनी ताकतवर न हो जाए, एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी जिम्मेवारी जो इसके दायित्व है उसको इग्नोर करे, नज़रअंदाज करे, टू द लेजिस्लेचर्स, कार्यपालिका की तरफ, लेजिस्लेटिव विधायिका की तरफ, यानी जो क्या दिखाया गया इसमें कि ये एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका इतनी ताकतवर न बन जाए कि यह विधायिका को कुछ समझे ही नहीं, नज़रअंदाज कर दे। द असेंबली देयरफॉर इंक्लूडेड नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस प्रकार संविधान सभा ने कुछ प्रावधानों की इंतज़ाम किया है ताकि टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज ए होल, ताकि कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को सीमित और नियंत्रित किया जा सके।
इस चित्र में दिखाया गया है कि ये सभी सदस्य आपस में बैठे हुए इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा लेंथी बन जाएगा फिर ये, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट ये बाकी 2 राइट्स और बच गया आपके फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही आते हैं ये भी। तो इन सब को आप नेक्स्ट टाइम कल तक यानी मंडे तक आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना, समझ लेना। और जो ये है इम्पोर्टेंट क्या भी है, ये फर्स्ट पार्ट द फंडामेंटल राइट्स, ये एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार लेना। ये है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये आपको दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, ये जो लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये जो ग्लोसरी है, ये एज इट इज़ आपने लिख लेनी है। अगर नहीं समझ में आती है तो मेरे को डाउट्स के माध्यम से बता देना। तो ये है आज आपका काम। थैंक्स, बी हैप्पी एंड डू योर ड्यूटी वेल, लाइक ओबीडियंट स्टूडेंट्स, and obey your parents and don't ignore them, don't ignore your studies. Be happy and try to understand your parents desire. Don't waste your time. Thanks.